बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर रशीद है, मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। पाकिस्तान में डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट कोई बहुत ज़्यादा नया नहीं है। ये 1979 का जो लॉ है उसमें भी एग्जिस्ट करता था, वो चैलेंज हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके वो रीस्टेट हो गया। इसी तरह से इस लॉ में भी डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। इसको हम फिक्शन इनकम भी कहते हैं। फिक्शन से मुराद क्या है? द थिंग एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट बट इट इज डीम्ड टू एग्जिस्ट। यानी आपको ये कहा जाता है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है, आपने उसके ऊपर एक टैक्स की अमाउंट पे करनी है। इसी तरह से इस बजट में जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए उनकी ग्रॉस रिसीट्स की एक परसेंटेज जो है उसको डीम्ड टैक्सेबल प्रॉफिट कहा गया है। लेकिन जो इसमें सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक फॉर 2 years इनटू डिस्कशन है वो है डीम्ड रेंटल इनकम ऑन कैपिटल एसेट्स। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम देखेंगे लीगल प्रोविजंस क्या है, हम देखेंगे कि स्प्रेडशीट में इसकी वैल्यू किस तरह से वर्कआउट करनी है, आईआरएस के पोर्टल पे इसको किस तरह से जानना है, और ये जो केस कोर्ट्स में चैलेंज हुआ है उसका अप टू डेट स्टेटस क्या है और लाइकली आउटकम क्या है। तो आइए देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर लें कि जो आपका टैक्स अंडर सेक्शन 7E है, यानी जिसको डीम्ड रेंटल इनकम कहा जाता है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। जो आप रेंटल टैक्स वैसे पे कर रहे होते हैं, रेंटल इनकम के ऊपर टैक्स पे कर रहे होते हैं, वो रेंटल इनकम के ऊपर टैक्स क्या होता है? हम ये कहते हैं कि हमें इतना रेंट रिसीव हो गया, इसके अंदर से ये हमारी अलाउेबल डिडक्शंस हैं, वो डिडक्शंस करके हम नेट रेंट तक पहुँचे और फिर उसके ऊपर जो भी शेड्यूल के मुताबिक रेंटल इनकम का रेट है वो पे करके तो हमने उसको सेटल कर दिया। अगर कोई डिडक्ट हुआ तो उसमें से माइनस कर दिया। ये वाला जो सेक्शन 7E का टैक्स है ये डिफरेंट है उसके साथ। पहली तो ये बात याद रखें कि ये एक्सक्लूजन्स में आगे आ जाएगा कि जो टैक्स हमारी किसी भी लैंड या बिल्डिंग के ऊपर पे कर दिया गया वो बिल्डिंग इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं होनी। तो हमसे ये समझ रहे हैं, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि सेक्शन 7E जो है वो डीम्ड इनकम इसको कंसिडर करता है और इसके रेट्स जो हैं वो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दिए गए हैं और ये रेजिडेंट पर्सन के ऊपर है। अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन जितनी भी कैपिटल एसेट्स पाकिस्तान में होल्ड करता है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। कहा यह गया है कि रेजिडेंट पर्सन शैल बी ट्रीटेड टू हैव ड्राइव्ड एज इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस सेक्शन। यही है जो समूह मैं कह रहा था कि ये फिक्शन इनकम है, ये इनकम नहीं है, ये ऑलरेडी टैक्स इनकम के अगेंस्ट उसने प्रॉपर्टी या कैपिटल एसेट्स बाय किए हैं। लेकिन लॉ यहाँ पे एज ए फिक्शन इसको ये कह रहा है कि रेजिडेंट पर्सन शैल बी ट्रीटेड टू हैव derived as income chargeable to tax under this head an amount equal to 5% of the fair market value of capital assets situated in Pakistan held on the last day of tax year। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करें कि कैपिटल एसेट सारे के आगे कैपिटल एसेट क्या है वो भी बताया गया है। सबसे पहले वो ये कह रहा है कि रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए और जो 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू है ना जी कैपिटल एसेट्स की, वो टैक्सेबल इनकम ट्रीट कर ली जाएगी। फेयर मार्केट वैल्यू अगेन वही है, कहीं पे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अपने जो प्रिस्क्राइब्ड रेट्स हैं वो हैं, जहाँ पे वो नहीं है वहाँ पे डीसी रेट चलते हैं। ये वही कॉन्सेप्ट है जो हम अपनी जो प्रॉपर्टी बाय करते वक्त या सेल करते वक्त जिन रेट्स को कंसिडर करते हैं, जिनको उर्फ आम में एफबीआर के रेट्स कहा जाता है। अच्छा, कुछ कैपिटल एसेट्स इसके अंदर शामिल नहीं है। वन कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द रेजिडेंट पर्सन, आप उसमें रहते हैं या नहीं रहते हैं, लेकिन एक कैपिटल एसेट जो है वो रेजिडेंट पर्सन के पास जो होगा वो इसके अंदर शामिल नहीं होगा। सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस फ्रॉम वेयर बिजनेस इज कैरिड आउट, और वो पर्सन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के ऊपर भी हो, आपकी एक बिल्डिंग है उसके अंदर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं और आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर हैं, तो भी वो इस कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में शामिल नहीं होगा। सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड, जिसके ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जाती है, उसके अंदर फार्म हाउस और उससे जो नेक्स्ट लैंड है वो शामिल नहीं है। फार्म हाउस की आगे एक एक्सक्लूजन है, वो भी हम देखते हैं। तो एग्रीकल्चर लैंड इसमें शामिल नहीं है सिवाय जो फार्म हाउस के है। तो उसके अलावा कुछ कैपिटल एसेट्स स्पेशली इसमें से आउट किए गए हैं, जैसे शहीद और डिपेंडेंट्स ऑफ शहीद ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। जो लोग पाकिस्तान की फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में सर्विस के दौरान जो है वो डाई हो जाते हैं, उनके वे जो वार वोंडेड जंग के दरमियान जो लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, या फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग, इनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं होता। एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज और एक्स एम्प्लॉयज़ आर सर्विंग पर्सनल ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट बीइंग ओरिजिनल अलॉटीज़।
अगर जब इनको फर्स्ट टाइम ये अलॉट होगा तो उसके ऊपर सेक्शन 7E नहीं लगेगा, लेकिन अगर सेकंड अलॉटमेंट के ऊपर या थर्ड अलॉटमेंट के ऊपर या ये भी बाद में किसी और से बाय करते हैं तो इनके ऊपर भी ये 1% ऑफ द मार्केट वैल्यू लग जाएगा, जिसको सेक्शन 7E कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। आपके पास दो बिल्डिंग्स और हैं, इन दो के अलावा आप एक कैपिटल एसेट आप ओन करते हैं जिसका आपका घर है, एक बिल्डिंग है जिसमें आप अपना ऑफिस चला रहे हैं, वो भी एक्सक्लूडेड है। अगर एक और बिल्डिंग है जिसमें से आपने अपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं और उन अपार्टमेंट्स के ऊपर आप रेगुलरली टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर शामिल नहीं है। कैपिटल एसेट इन द टैक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन, आपने इस साल में कोई कैपिटल एसेट कोई भी प्लॉट या बिल्डिंग खरीदी है और आपने परचेजर के टाइम पे 236K में जो परचेज करते हुए पर्सन टैक्स पे करता है, एडवांस टैक्स अगर आपने वो पे किया है, तब भी उस साल में वो इस कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, इससे नेक्स्ट ईयर में आएगा। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट इन एग्रीगेट एक्सक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स मेंशन, अगर जो कैपिटल एसेट्स इसमें से एक्सक्लूडेड हैं, अगर उनके अलावा बाकी कैपिटल एसेट्स की जो वैल्यू है वो 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है, तब भी सेक्शन 7E एप्लीकेबल नहीं होगा। फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एसेट्स हमेशा से ही एक्सक्लूडेड होते हैं, लोकल अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो एसेट्स हैं वो भी इसके अंदर से शामिल होते हैं। लेकिन उसके अलावा वो ये कहता है कि एक्सक्लूजन्स मेंशन्ड एट 1, जिसमें वो कहता है कि एक कैपिटल एसेट हो, ई के अंदर वो कहता है कि प्रॉपर्टी ऑलरेडी चार्ज की गई हो, एफ के अंदर वो ये कहता है कि आपका जो इसी साल में आपने एक्वायर किया है, और जी ये कहता है कि आपने जो फेयर मार्केट वैल्यू 2.5 करोड़ से ज़्यादा ना हो सारे एसेट्स की मिला के। लेकिन अगर वो शख्स एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के ऊपर नहीं है तो फिर ये सारे एप्लीकेबल नहीं होंगे, एग्जेम्पशंस उसको अवेलेबल नहीं होंगी। कैपिटल एसेट क्या है? कैपिटल एसेट के बारे में ये कहा गया है कि ये प्रॉपर्टी है किसी भी किस्म की और ये एक पर्सन होल्ड करता है। अब देखें, पर्सन से मुराद इंडिविजुअल भी है, पार्टनरशिप भी है, कंपनी भी एक पर्सन है, तो इसका मतलब है ये सारों के ऊपर एप्लीकेबल है, वेदर आर नॉट कनेक्टेड विद अ बिजनेस, ये बिजनेस के साथ उसका कोई ताल्लुक हो या ना हो। लेकिन ये एक्सक्लूजन अगेन उन कैपिटल एसेट्स में नहीं है जो जिनके ऊपर सेक्शन 7E नहीं लगता, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और ये भी नहीं है जो बिजनेस का कोई स्टॉक है, स्टोर्स है, रॉ मटेरियल्स हैं, वो भी इस कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं है। आपके पास कोई शेयर, स्टॉक, सिक्योरिटीज़ हैं, वो भी नहीं है। एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट, जहाँ पे जो डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट हैं वो भी इसके अंदर शामिल नहीं है। एनी मूवेबल एसेट नॉट मेंशन्ड इन क्लॉज 1, 2 और 3, कोई भी एसेट जो मूवेबल है, फॉर इंस्टेंस गाड़ी के ऊपर नहीं है, आप कोई गोल्ड होल्ड करते हैं उसके ऊपर नहीं है। अच्छा, फॉर्म हाउस, उसने कहा है कि फॉर्म हाउस से मुराद ये है जहाँ पे constructed on total minimum area of 2000 square yards with a minimum covered area of 5000 square yard used as a single dwelling place, तो इसको फॉर्म हाउस की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। Provided where there are more than one dwelling units in a compound and the average area of the compound is more than 2000 square yard for dwelling unit, each one of such dwelling units shall be treated as a separate farm house। फार्म हाउस के बारे में गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि ये वेल्दी लोग अपने पास मेंटेन करते हैं, तो अगर इसको एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन में से निकाला जाए तो इसके ऊपर टैक्स किए जाना चाहिए। अब हम एक एक्सेल में एक मॉडल बनाते हैं और फिर आईआरएस में इसकी कंप्यूटेशन देखते हैं। हम लोगों ने अपनी सैलरी की डिटेल जो वर्किंग है उसमें भी डिस्कस किया था कि अपने एक स्प्रेडशीट में पूरा मॉडल बना के रखा करें और उसके अंदर कंप्यूटेशन कंप्लीट करके फिर उसको आईआरएस के पोर्टल में देखें, लेके जाएं। यहाँ पे ये देखें, हमने अपने 5 हेड्स ऑफ इनकम्स लिखे हुए थे, अपनी टैक्स की लायबिलिटी कंप्यूट की, फिर उसके अंदर से जो विदहोल्डिंग टैक्सेस डिडक्ट हुए थे वो माइनस किए। इसमें करना क्या है, सबसे पहले अपनी सैलरी को वर्कआउट कर लें, मंथ वाइज सैलरी डालें ताकि कोई महीना या इंक्रीमेंट मिस ना हो। उसके बाद फिर आप आगे चले जाएं, रेस्ट ऑफ द कंप्यूटेशन निकाल लें, बैंक के क्लोजिंग बैलेंसेस लिखें और बैंक की स्टेटमेंट में से जो इंपॉर्टेंट क्रेडिट्स हैं उनको लिखें। अगर वो आपकी सैलरी या किसी और सेल प्रोसीड्स के साथ मैच होते हैं तो डेफिनेटली, अदरवाइज उनको प्रोब करें और विद इन द ईयर उनका कोई सोल्यूशन निकालें, अदरवाइज इसके ऊपर 111 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाती हैं। एडवांस टैक्स आपने एफबीआर के अंदर से भी आपका डाटा निकल आता है, लेकिन वही बात है, एफबीआर के अंदर रिकॉर्ड पूरा नहीं होता, तो अपने तौर पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कंपाइल करें
अब सैलरीड पर्सन है, आपने प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स पे किए हैं, आपकी बिजली पानी गैसेस की जो टैक्स है, वो सारे वर्कआउट करें और अपनी एक डिटेल बना लें यहाँ पे। उसके बाद आपके पास जो भी रेलिवेंट ईयर है, ये 23-24 है जिसकी अभी हमने रिटर्न फाइल करनी है, उसका एक टेबल रेट्स का बना के अपने पास रख लें, आपको किसी भी वेबसाइट से मिल सकता है। और फिर आप अपनी वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाएंगे। जब आप अपनी वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंप्लीटली बना लेंगे तो उसके साथ ही फिर आपने वर्किंग करनी है सेक्शन 7E की। सेक्शन 7E के लिए मैंने सजेस्ट ये किया हुआ है कि आप अपने पूरे एसेट्स को उठा के यहाँ पे ले आएँ और फिर हम देख लेंगे कि वो कौन से एसेट्स हैं जो क्वालिफाई करते हैं फॉर सेक्शन 7E टैक्स डीम्ड रेंटल इनकम ऑन कैपिटल एसेट्स, और जो क्वालिफाई नहीं करेंगे उसको हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। हमारे पास सबसे पहला जो एसेट इस टैक्स पेयर के रेफरेंस से है वो इसका एक 10 मरले का या एक घर है जो बहरिया टाउन के अंदर, बहरिया टाउन लाहौर में है। उसको हम ये कह रहे हैं कि ये घर एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट किस लिए है? हमने अभी पढ़ा कि एक कैपिटल एसेट जो पर्सन है उसका एग्जेम्प्ट हो सकता है, तो हम इसको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। उसके बाद उसके पास एक प्लॉट है बहरिया टाउन में, 1 करोड़ का प्लॉट है, इस वक्त उसकी वैल्यू 1 करोड़ 20 लाख है, तो मार्केट वैल्यू के मुताबिक इसने चार्ज होना है। उसके अलावा एक इनके पास एसेट और है जो इनके फादर के नाम पे घर है, प्लॉट है, कोई इन्होंने चंद साल पहले लिया था, उस वो भी 72 लाख रुपए उसकी वैल्यू थी, लेकिन इस वक्त एफबीआर या डीसी वैल्यू जो भी ज़्यादा है वो 1 करोड़ 25 लाख रुपया है। उसके अलावा इन्होंने एक और भी प्लॉट लिया है अभी इस साल लेक सिटी लाहौर में 75 लाख रुपए का, लेकिन ये क्वालिफाई नहीं करता, इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था एक्सक्लूजन में इसके ऊपर जो परचेज के टाइम पे परचेजर टैक्स पे करता है 236 के में, अगर वो उस साल में पे हुआ है तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होता कैपिटल एसेट। एग्रीकल्चर लैंड सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज हो रही है, ये भी एक्सक्लूजन में, इसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता। एक इन्होंने फाइल भी होल्ड की हुई है। अच्छा, इसके ऊपर अगर थोड़ा सा आप ये समझ लें कि लीगल जो है वो देखा जा सकता है, लेकिन मैं इसको समझ रहा हूँ चूंकि अभी ये ओनरशिप नहीं है तो हम इसको भी एक्सक्लूड कर सकते हैं इस कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से। उसके अलावा गोल्ड, हाउस होल्ड इफेक्ट, प्राइस बॉन्ड्स, लाइफ इंश्योरेंस, ये सारे मूवेबल एसेट्स हैं या आगे कैश और बैंक है, उनके ऊपर वैसे ही एप्लीकेबल नहीं होता। इवन जो गाड़ी भी है वो भी एक मूवेबल एसेट है, उसके ऊपर भी ये वाला टैक्स नहीं एप्लीकेबल हो जा। अब हम आ जाते हैं जो दो एसेट्स हमारे क्वालिफाई किए हैं। फॉर इंस्टेंस हम ये कहते हैं अभी इसकी 1 करोड़ 20 लाख और 1 करोड़ 25 लाख, तो लॉ ये कहता है, सेक्शन 7 ये कहता है कि आप 5% इसका बना लेंगे डीम्ड रेंटल इनकम। आप 5% यहां पे लिख लें, मार्केट वैल्यू को 5% लगाएं, वो आपकी डीम्ड रेंटल इनकम बन जाएगा। उसका 20% जो है वो आपका टैक्स पेएबल है। अगर हम यहां पे देखें तो 1,20,000 और 1,25,000 मिला के 2,45,000 रुपया इसका सेक्शन 7E का टैक्स बनता है। फॉर द टाइम बिइंग अगर हम ये कहें कि ये वाला जो घर है ये इनका जो है ये वो है जिसमें ये रहते हैं, और ये अगर 3.5 करोड़ रुपए की वैल्यू यहाँ पे डाल दी जाए तो अब आप देखें कि ये वाला घर इसमें रह थे, इसमें चला गया, तो इसका टैक्स 17.5 लाख इसकी डीम्ड रेंटल इनकम बनी, और 20% उसके ऊपर लगाए तो इनका टैक्स जो है वो 4,75,000 पे चला गया। लेकिन एक्चुअली नहीं है, टैक्स पेयर ये कहता है कि जी मेरा ये एक वो कैपिटल एसेट क्लेम कर लें जो एग्जेम्प्ट है। अब ये वाला जो 2,45,000 है ये आपने टैक्स पे करना है, तो इसलिए बेहतर ये है कि इसको आप उठा के अपने पास यहाँ ले आएँ और यहाँ पे आप इसको रेफरेंस लगा के इसके साथ कंप्यूटेशन में अपनी टैक्स लायबिलिटी में शामिल कर लें, ताकि आपका टैक्स अभी प्लान हो जाए। आपने बहुत सारे, हो सकता है आपके पास रिफंडेबल हो या कुछ हो, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी में शामिल हो जाएगा। तो ये एक तरीकेकार है जिससे आप प्लान करके 7E को आज की डेट में ही कंक्लूड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसको अगर हमने आईआरएस के पोर्टल पे जाके शो करना है तो वो कितना इंपॉर्टेंट है और इसके बगैर क्या प्रॉब्लम आ सकता है। सबसे पहले तो आप अपनी एक रूटीन की रिटर्न खोलें। आप अपनी रिटर्न खोलते हैं जो कि नॉर्मल रिटर्न है, इसमें आप आते हैं, आप अपनी इनकम और सारा कुछ इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करें और फिगर्स लेके आप आगे चले जाएं। उसके बाद आपने जाना है टैक्स चार्जेबल और पेमेंट की टैब में। यहां पे जब आप आएंगे तो नीचे कैपिटल एसेट है, ये वाले जो कैपिटल एसेट हैं ये बिल्कुल उसी तरह से हैं जहां पे हमने मेंशन किए, उसने सेक्शन से उठाए हुए हैं सारे कैपिटल एसेट। आपने यहां पे प्लस का आइकॉन प्रेस करना है और अपने एसेट जो भी हमने देखे हैं वो सारे डालते जाना है। आपने उनकी डिक्लेयर्ड वैल्यू भी डाल देनी है और फिर मार्केट वैल्यू भी डाल देनी। वो जो एक्सेल में हमने कंप्यूटेशन की है 25% डीम्ड रेंट और
20% उसके ऊपर टैक्स वो यहाँ पे डिपार्टमेंट का जो आईआरएस पोर्टल है वो खुद से वर्कआउट कर लेगा टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट, फेयर मार्केट वैल्यू से, और ये सेक्शन 7E का जो आपका डीम्ड टैक्स है इनकम वहाँ पे वर्कआउट हो जाएगी और फिर वो टैक्स वहाँ पे वर्क। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको यहाँ से सर्टिफिकेट भी निकालना है। अगर आप दिसंबर में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और आपने वो एसेट यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ, तो फिर यहाँ पे आ जाता है एक फॉर्म जहाँ पे आप कहते हैं कि जी आपने कैपिटल एसेट का जो सर्टिफिकेट सेक्शन 7E का जिसको सर्टिफिकेट कहा जाता है वो डाउनलोड करना है। तो आप बड़ी आसानी से, आपका टैक्स पे हुआ होता है या एडजस्ट हुआ होता है, तो आपने यहाँ पे सिर्फ एक क्लिक करना है और आपका जो सर्टिफिकेट है वो निकल आता है। इसके अलावा फिर आप जब अपनी कंप्यूटेशंस की टैब में जाते हैं तो वहाँ पे भी आप देख लेंगे कि ये टैक्स ऑन डीम्ड रेंटल इनकम अंडर सेक्शन 7E एट द रेट ऑफ 20% और 5% ऑफ द मार्केट वैल्यू वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा। अगर आपके पास एडजस्टेबल पड़ा हुआ तो वो एडजस्ट हो जाएगा, अगर आपका पेएबल हुआ तो आप पे करके अपने आप को प्लान करके आगे लेके चलें। लीगल पोजीशन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए लीगल पोजीशन ये है कि केस कोर्ट में है। लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उन्होंने कहा है कि जी एप्लीकेबल है, लेकिन कॉस्ट के ऊपर, डिक्लेयर्ड वैल्यू के ऊपर एप्लीकेबल है, जबकि केस जो है वो अब फर्दर सुप्रीम कोर्ट में चला गया हुआ है। लोगों का स्टांस ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो लैंड के ऊपर, जो इमूवेबल लैंड है उसके ऊपर टैक्सिंग पावर जो है वो प्रोविंसेस को देता है, ठीक है, और फेडरेशन के पास उसके टैक्स की पावर नहीं है। ये अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर कुछ एंट्रीज हैं जो फेडरेशन को पावर देती हैं और कुछ प्रोविंसेस को पावर देती हैं। जो लैंड और उससे रिलेटेड जो एंट्री है वो प्रोविंसेस की डोमेन में आती है। लेकिन अब ये केस मुख्तलिफ हाई कोर्ट से होता हुआ, सिंध, पेशावर, लाहौर हाई कोर्ट से होता हुआ एक दफ़ा कंपाइल होगा और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट इसको एक ही दफ़ा सुनेगी और फिर इसका डिसीजन करेगी। लेकिन आप बेहतर ये है कि प्रॉपर प्लान करके चलें और अपने टैक्स की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर informative videos on tax.